Hello and good morning everyone. Now this is the second video of your chapter first civics. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो स्टोरी देखा था जिसमें कांता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उनके लास्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो उसके सामने प्रॉब्लम आती है, बीमार पड़ती है, वो उस दौरान भी उसे काम करना पड़ता है और वो चाहती है अपने मालिक के यहाँ काम करती है, काम करने के बाद पैसे लेती है, उधार लेती है। उसे उस समय सलाह भी दी जाती है कि तुम अपनी आदत ख़राब मत करो, बार बार एडवांस मत मांगा करो, इस तरीके की चीज़ें। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है अपनी बीमार बच्ची को लेकर के और उसका इलाज कराने के लिए उसे लाइन में लगना पड़ता है। और फिर वो एक प्रश्न करती है कि क्या जो जैन साहब और जैन मैडम हैं उनके भी बच्चे अगर बीमार होते हैं तो उन्हें भी इस तरीके से लाइन लगाना पड़ता है। इस तरीके का प्रश्न आता है और इस तरीके का प्रश्न आने के पीछे उसके क्या रीज़न रहता है ये आपसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि उसको सर्च करके रखिएगा। जिन लोगों ने सर्च किया होगा वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो जिसके लिए हम इक्वलिटी के वे में हम समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले उस स्टोरी में जो हमने कंडीशन देखा था, एक तरफ देखा था जैन साहब का और मैडम का कंडीशन, जो कि एक फैमिली रिच फैमिली है, और दूसरा हमने देखा था कि कांता का जो कि एक पुअर फैमिली है जो कि उनके अंडर सर्वेंट के रूप में काम करती है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल राइट टू वोट, यानी समान अधिकार वोट के लिए, यानी कि समान मताधिकार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। और स्टोरी अबव्स बिगिन विद द कांता स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट हर वोट, look again at the various people who are standing in a line with her, and Kanta recognizes her employers Ashok Jain and the Chote Lal, her neighbor। बता रहे जिस स्टोरी की शुरुआत हम लोगों ने की थी, जिससे अब स्टोरी से जिससे कहानी शुरुआत होती है कांता की, कांता जिस लाइन में खड़ी रहती है वोट देने के लिए, उसमें वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे तरीके के लोग उस लाइन में खड़े रहते हैं उसके साथ, जिन्हें वो पहचानती रहती है कि वो उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के रूप में है, जिसमें कुछ अशोक जैन, छोटे लाल जैसे लोग जो कि उनके पड़ोसी हैं वो भी उसमें खड़े रहते हैं। In a democratic country like India, all the adults, irrespective of the what the religious they belongs to, the how much education and they have had, and what caste they are, or the whether they are rich or the poor, are allowed to vote। तो बता रहे स्टूडेंट्स की जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, यानी जो भी लोकतांत्रिक देश होता है जिस तरीके से भारत है, यहाँ पे बता रहे कि सारे एडल्ट यानी कि जितने भी लोग वयस्क होते हैं, यानी जिनकी एज 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव होती है, वो लोग अपने बिना किसी भी कास्ट के डिस्क्रिमिनेशंस के, बिना उनके एजुकेशन के डिस्क्रिमिनेशंस के या उसके बेसिस पे या किस तरीके का एजुकेशन उन्होंने लिया है, बिना इस चीज़ को देखे हुए, बिना उनके कास्ट को देखे हुए, बिना उनके इकोनॉमिक कंडीशन को देखे हुए, उनको परमिट किया जाता है, उनको अलाउड किया जाता है वोट देने के लिए, यानी कि मत देने का अधिकार होता है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द Class 6 book is called Universal Adult Franchise and an Essential Aspects of the All Democracies। और इस तरीके की चीज़ों के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 6 की बुक में, जिसे हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वैश्विक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है। तो जिसके अंदर आपने देखा कि जो कि एक डेमोक्रेसी के अंदर, यानी जो भी लोकतंत्र होता है उन सारे लोकतंत्र के लिए वो एक एसेंशियल एस्पेक्ट, यानी कि एक बहुत ही आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू के रूप में होता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वलिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट द एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी और ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट। और उसमें बताया गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत, इस आइडिया के अंदर, इस विचार के अंदर बताया गया है कि ये एक ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी एक ऐसे सिद्धांत पे काम करता है जिसके अंदर कि किसी भी स्टेट के अंदर जितने भी सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी सारे एडल्ट्स किसी भी कंट्री के अंदर आते हैं, वो बिना उनके इकोनॉमिक स्टेटस को देखे हुए, बिना उनके कास्ट को, बिना उनके वेल्थ को देखे हुए, बिना उनके कम्युनिटी को देखे हुए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, यानी बिना उनके जेंडर के डिस्क्रिमिनेशंस के भी उनके पास वोट देने का अधिकार होता है, और हर किसी को एक वोट देने का अधिकार होता है। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर वन पर्सन
वन वोट का प्रिंसिपल काम करता है, यानी एक व्यक्ति के पास एक ही वोट का अधिकार होता है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। और कांता इस समय बहुत ही उत्सुक होती है, बहुत ही खुश रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय उसे ऐसा महसूस होता है कि हर किसी के वोट की वैल्यू उतनी ही है जितने की उसके वोट की वैल्यू है। बट एज हर डेज गोज ऑन कांता becomes less certain about what this equality really means। लेकिन जो दिन अभी उसके साथ बीता रहता है उस दिन में कांता बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के चिंतित रहती है कि वास्तव में क्या इक्वलिटी का मतलब है। what is it that makes कांता अनश्योर। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि कांता को अनश्योर करती है, यानी क्या निश्चित करती है, मतलब क्या कि सही में इक्वलिटी है कि नहीं है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। तो बोल रहा है उस कन्फ्यूज़न को, उस समस्या को देखने के लिए कि जिससे जो उसके लिए चिंता का विषय होता है कि वो समानता उसके साथ है कि नहीं है, उसके जीवन के एक दिन पहले की घटना को हम लोग देखते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम एंड शी has a slum and has a drain behind her house and her daughter is sick but she cannot take a day off from the work because she needs to borrow money from her employers to take her children to the doctor। तो कांता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि वो जिस जगह पे रहती है वो एक स्लम एरिया यानी एक मलिन बस्ती है, यानी जहाँ पे गरीब परिवार के गरीब तबके के लोग रहते हैं। और उसके घर के पीछे ड्रेन है यानी नाली बहती है, वहाँ पे वो रहती है, जिसके कारण कि उसकी जो बच्ची है वो बीमार पड़ जाती है। और लेकिन उसके बच्ची के बीमार पड़ने के बावजूद भी जो कांता है वो उसे एक दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती है। क्यों छुट्टी नहीं मिल पाती है? क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उसे पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे पैसे को उधार लेना पड़ता है उससे, जो उन्हें एम्प्लॉयर्स हैं यानी जिनके यहाँ वो काम करती है, यानी उसे नौकरी पर रखने वाले लोगों के यहाँ, ताकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाके दिखा सके। तो उसे उधार लेने के लिए पैसा जाना पड़ता है, इसलिए उसे काम पे भी जाना पड़ता है। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प tries her out and finally she ends her day by again standing in a long line, and this line in front of the government hospital is unlike one in the morning because most of the people standing in it are the poor। और उसके बाद बता रहा है कि उसका जो काम रहता है वो डोमेस्टिक हेल्प का, यानी वो घरेलू कार्य करती है, यानी कि दाई के रूप में, आय के रूप में घर में काम करती है मिस्टर जैन के यहाँ। और उसके बाद वो उसको काम को करने के बाद और फाइनली वो काम को ख़त्म करती है और फिर अंत में दिन के समाप्त होते होते वो हॉस्पिटल लेकर के अपनी बच्ची को पहुंचती है। और वो वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी रहती है, उस लाइन के अंदर वो खड़ी होती है। वो जो लाइन रहती है, जिस लाइन में वो खड़ी रहती है, वो लाइन एक सरकारी अस्पताल के सामने लगी हुई रहती है, जिसमें कि अनलाइक वन इन द मॉर्निंग, जो कि उसके दूसरी सुबह के अंदर वो थोड़ा अलग सा सुबह होता है जिस दिन वो लाइन में लगी रहती है, क्योंकि जिस लाइन में वो खड़ी रहती है उस लाइन में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो गरीब ही रहते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है कि अभी उसने केस स्टडी में उसने फर्स्ट टाइम में फेस किया। तो उसके बाद आगे की चीज़ टॉपिक्स को, पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपने देखा कि क्यों उसके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा है कि क्या सच में इक्वलिटी है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे कारण थे कि जिसमें उसको देखा कि उसने इलाज कराने के लिए अपनी बच्ची का उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और काफ़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर काइंड ऑफ equality and we will discuss that in the next video. Thank you. Have a nice day.